नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोह पार्ट 5। डॉक्टर, नर्स और अटेंडेंट देवराज चौहान को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मामू के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी, जबकि सुंदरी बेचैन सी बार बार कुर्सी पर पहलू बदल रही थी। आराम से बैठ, मामू ने सुंदरी के चेहरे पर नजर डाली। ये सब क्या हो रहा है? सुंदरी बोली। हम तो अपने काम में सफल हो गए। चुप। सुंदरी चुप हो गई। यहाँ कोई फालतू बात मत कर, धीरे धीरे बात। नहीं, चुप। ये साला डॉक्टर कुछ ज्यादा ही हरामी है। कोई बात उसके कानों तक पहुंची तो उसके कान खड़े हो जाएंगे। सुंदरी मामू को देखने लगी। जगमोहन को आ लेने दो, देवराज चौहान को खतरे से बाहर आने दे, फिर सब बातें होंगी। देवराज चौहान की ये हालत की किसने? वो हीरे, वो सामान कहाँ है? वीरेंद्र त्यागी ने देवराज चौहान को मारने की चेष्टा की है। मामू धीमी से बोला। तेरे को कैसे पता? नैनी ने बताया। सुंदरी के चेहरे पर सख्ती उभरी। नैनी ने बताया? हाँ। वो कहाँ है? संतलाल किधर है? नैनी और त्यागी आपस में मिले हुए थे। मामू के होठों से मध्यम सी गुर्राहट निकली। त्यागी ने देवराज चौहान को खत्म करने की चेष्टा की और इधर नैनी ने मुझे और संतलाल को। संतलाल मारा गया, मैं बच गया। तुम और जगमोहन रास्ते में उतर गए थे, नहीं तो हो सकता है कि तुम लोगों का भी काम हो गया होता। सुंदरी की आंखों में मौत के भाव उभरने लगे। और वो सामान? वो त्यागी ले उड़ा होगा। मैं तो तब वहां नहीं था। नैनी ने तेरे को कब बताया? सुंदरी ने पूछा। जब वो संतलाल पर गोली चलाने जा रही थी। मेरे से बोली कि तुम दोनों को शॉर्टकट रास्ते से देवराज चौहान के पास पहुंचा रही हूँ। तब उसे त्यागी का फोन आ चुका था कि उसने देवराज चौहान को निपटा दिया है। इसका मतलब अब वीरेंद्र त्यागी और नैनी नागरा 122 करोड़ के हीरों के साथ इकट्ठे कहीं पर होंगे। मामू ने सिर हिला दिया। तो देवराज चौहान तक कैसे पहुंचा? मामू ने सारी बात बताई। सुंदरी का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा था। हरामजादा, वो बड़बड़ा उठी। वो हरामजादी नहीं, मामू बोला। वो तो है ही। मैं त्यागी को हरामजादा कह रही हूँ। उस कुत्ते ने अगर ऐसी कोई दगाबाजी करनी ही थी तो नैनी को क्यों साथ लिया? मुझे साथ ले लेता। क्यों मामू, मैं क्या नैनी से बुरी हूँ? मामू ने गहरी सांस लेकर सुंदरी के क्रोध से भरे चेहरे को देखा और बोला। मुझे क्या पता? मैंने ना तो तेरे को चखा है और ना ही नैनी को। कुत्ता साला, तेरे को किस बात पर गुस्सा आ रहा है? त्यागी ने तेरे को साथ नहीं लिया या उसने गद्दारी की? दोनों ही बातों पर। सुंदरी ने दांत भींचे। कुछ पल दोनों चुप से रहे। मुझे अपना हिस्सा हर हाल में चाहिए मामू। सुंदरी का चेहरा दरिंदगी से भरा पड़ा था। मुझे भी चाहिए। मामू मुस्कुरा पड़ा। लेकिन सब गड़बड़ हो गया। मैं उन दोनों को ढूंढ कर रहूंगी और मरेंगे वो दोनों। जल्दबाजी मत कर। क्या मतलब? हमसे ज्यादा उन दोनों की जरूरत जगमोहन को होगी, देवराज चौहान को होगी। अगर वो बच गया तो इंतजार कर और वक्त की धार देख। मामू के स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। जो भी हो, त्यागी और नैनी बचेंगे नहीं। कहाँ होंगे वो? पता नहीं। तो फिर उन्हें ढूंढेंगे कैसे? अपने को शांत रख सुंदरी। शांत दिमाग को रास्ता मिल जाता है, अशांत दिमाग भटक जाता है। इस बारे में जब इकट्ठे बैठेंगे तो सारी बात होगी। जगमोहन पास में नहीं है। देवराज चौहान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इतना तो पक्का है कि त्यागी और नैनी ज्यादा देर तक हमारी निगाहों से दूर नहीं रहने वाले। बेशक देवराज चौहान जिंदा बचे या ना बचे, उन दोनों के दिन पूरे हो चुके हैं। सुंदरी ने मामू को देखा। मामू का चेहरा दरिंदगी से दहक रहा था। 2.5 घंटे बाद जगमोहन लौटा। लगभग तभी डॉक्टर, नर्स और सहायक व्यक्ति ओटी से बाहर निकले थे। कैसा है वो? जगमोहन ने गंभीर स्वर में पूछा। चेहरे पर कठोरता थी। मैंने अपना काम कर दिया है, डॉक्टर बोला। अब देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। 4 गोलियां उसके शरीर में थी और चाकू का गहरा घाव पीठ पर। चाकू अगर 1 इंच हटके पीठ में लगा होता तो दिल में घुस गया होता। खून काफी बहा है। मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने कहा, अब उसका बचना या ना बचना ऊपर वाले के हाथ में है। जगमोहन के दांत भिंच गए। पास खड़ी सुंदरी और मामू के चेहरे पर गंभीरता थी। मेरे पैसे मुझे दे दो। जगमोहन ने 3 लाख रुपया निकालकर डॉक्टर को दिया और कहा, अगर तुम उसे बचा लो
तो मैं तुम्हें 3 लाख और दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। गड्डिया थामी डॉक्टर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। तभी एक नर्स स्ट्रेचर पर देवराज चौहान को डाले ओटी से निकली और स्ट्रेचर धकेलते रूम की तरफ चल पड़ी। जगमोहन फौरन आगे लपका और स्ट्रेचर के साथ साथ चलने लगा। देवराज चौहान बेसुध पड़ा हुआ था। बुरी आशंका से जगमोहन का दिल धड़क रहा था। नर्स स्ट्रेचर एक कमरे में ले गई और बेड के साथ सटाकर खड़ा किया। तभी एक बॉय वहां पहुंचा। दोनों ने स्ट्रेचर पर पड़े देवराज चौहान को बेड पर शिफ्ट किया। जगमोहन दिल पर पत्थर रखे देवराज चौहान की हालत देख रहा था। आप बाहर जाइए, नर्स जगमोहन से बोली। इसके पास कौन रहेगा? दूसरी सिस्टर आ रही है, वो हर वक्त इसके पास रहेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कब तक होश में आएगा? पता नहीं, इसे होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो भगवान ही मालिक है। जगमोहन की आंखों में पानी चमक उठा। वो बाहर निकला, सुंदरी और मामू के पास पहुंचा। क्या हुआ था? जगमोहन ने पूछा। तुम देवराज चौहान तक कैसे पहुंचे? मामू ने बताया, फिर बोला, ये सब त्यागी और नैनी ने किया है, दोनों मिले हुए थे। पूरी बात बताओ। मामू ने सब कुछ बताया कि कैसे नैनी ने उसे भी मारने की चेष्टा की, परंतु वो बच गया और संतलाल मारा गया। तब नैनी ने जो भी बात कही थी वो जगमोहन को बताई। जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। ये सब करने का उन दोनों का पहले से ही प्रोग्राम तय था। सुंदरी ने सख्त स्वर में कहा, ऐसा कुछ होने का मुझे जरा भी शक होता तो मैं कभी भी कार से न उतरता। जगमोहन गुर्रा उठा। तब तुम दोनों भी खतरे में पड़ जाते, मामू ने कठोर स्वर में कहा। नैनी अपने सामने मुझे और संतलाल को पाकर कुछ लापरवाह हो गई थी कि हम दोनों को तो वो खत्म कर ही देगी। अगर तुम और सुंदरी भी साथ होते तो नैनी कभी भी लापरवाह नहीं होती। 122 करोड़ के हीरे लेकर भाग गए हैं वो दोनों। सुंदरी ने दांत पीसकर कहा, उन हीरों में मेरा भी हिस्सा है। मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ के रहूंगी, कुत्ते की मौत दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। जगमोहन के चेहरे पर तो जैसे शोले बरस रहे थे। कुछ पल उनके बीच शांति रही। अब क्या करना है जगमोहन? मामू बोला। मुझे इस वक्त सिर्फ देवराज चौहान की चिंता है, बाकी सब बातें बाद में। जगमोहन ने परेशान स्वर में कहा। देवराज चौहान को कब तक होश आएगा? पता नहीं, होश आता भी है या नहीं। जगमोहन तड़प कर बोला, होश आ भी गया तो उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। मामू ने सुंदरी को देखा। क्या कहती हो तुम? मैं क्या कहूँ? त्यागी और नैनी की तलाश में रुकोगी या अकेली ही उन्हें तलाश करोगी? मामू ने पूछा। सुंदरी चुप रही। मैं तो जगमोहन के साथ ही रहूंगा, इकट्ठे रहेंगे तो ठीक रहेगा। जितना वक्त बीतेगा वो हमसे दूर होते चले जाएंगे, सुंदरी सख्त स्वर में बोली। अभी क्या पता वो किस दिशा में गए हैं। नैनी महाबलेश्वर जा सकती है। महाबलेश्वर? हाँ, एक बार उसने मुझे यूं ही बातों बातों में कहा था कि महाबलेश्वर के पहाड़ों में उसकी कॉटेज है। जब कुछ पैसा हाथ में आ जाता है तो चैन से अपना वक्त वहाँ बिताती है। वो वहाँ जा सकती है मामू। मामू ने जगमोहन को देखा। मेरे लिए पहले देवराज चौहान है, उसके बाद बाकी कुछ और। तुम दोनों अपना मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दो, मैं महाबलेश्वर जाती हूँ। कोई काम की बात पता चली तो फ़ोन करूँगी। मामू और जगमोहन ने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। मेरा फ़ोन ना आए तो तुम लोग यहाँ से चलने से पहले मुझे फ़ोन कर देना, सुंदरी ने कहा। सुंदरी चली गई। जगमोहन ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला देवराज चौहान का। उसे कुछ देर चेक करता रहा। तुम्हारे पास त्यागी और नैनी का फ़ोन नंबर है? जगमोहन ने पूछा। नैनी का है, नंबर मिलाओ। मामू ने अपना फ़ोन निकालकर नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल होने लगी। बेल होती रही, फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। बेल हो रही है, मामू ने कहा। फ़ोन मिलाते रहना। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। शायद नैनी बात कर ले। मामू सिर हिलाकर रह गया। जगमोहन ने वक्त देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। वो देवराज चौहान के कमरे की तरफ बढ़ गया। फ़ोन की बेल बजने पर नैनी की आंख खुली। रात ज़्यादा पी लेने की वजह से सिर भारी हो रहा था। उन्हें आधी रात से ज़्यादा का वक्त बीत गया था। नींद लेते लेते एकाएक नैनी के चेहरे पर ये सोचकर मुस्कान उभरी कि 122 करोड़ के हीरे उनके पास है। फ़ोन की बेल बजे जा रही थी। नैनी बेड पर ही सरकी और साइड टेबल पर पड़े फ़ोन को उठाया और स्क्रीन पर आया नंबर देखने लगी। मामू? नैनी नंबर देखते ही बड़बड़ा उठी।
नैनी ने फोन वापस रख दिया। कुछ पल और बजने के बाद फोन बंद हो गया। तभी नैनी को ध्यान आया कि वीरेंद्र त्यागी वहां नहीं है। वो फुर्ती से उठी। शरीर पर पैंटी के अलावा कुछ नहीं था। पास रखा गाउन उठाकर पहना। तभी त्यागी बाथरूम से निकला। तुम कब उठे? नैनी बोली। आधा घंटा हो गया। फोन पर कौन था? मामू, नैनी ने मुस्कुराकर कहा। त्यागी की निगाह साइड टेबल पर रखे उसके फोन पर गई। बेहतर होगा कि इस फोन से छुटकारा पा लो। फोन से या नया नंबर ले लूं? फोन से, त्यागी ने कहा। कोशिश करने पर फोन से लोकेशन पता चल जाती है कि फोन किस इलाके में है। ठीक है, आज ही नया फोन और नंबर भी नया ले लेती हूँ, नैनी ने कहा और अंगड़ाई ली। खूबसूरत लग रही हो तुम, त्यागी मुस्कुराया। रात जश्न कुछ ज्यादा हो गया, नैनी हंसी। तुमने सोने कहाँ दिया? तुम हो ही ऐसी कि पास होती हो तो काबू नहीं रहता। अब हमारी जिंदगी कितनी शानदार होगी वीरू। हाँ सच में, लेकिन यहाँ पर न तो चाय पीने का सामान है और न ही खाने पीने का। मैं बाजार से ले आती हूँ, पैदल जाना पड़ेगा बाजार। 1-2 दिन में कोई कार खरीद लेंगे, वापसी पर कोई टैक्सी ले लेना। हम दोनों में से एक हर वक्त कॉटेज पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पड़ी दौलत को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अपना फ़ोन ले जाना, कहीं फेंक देना और नया फ़ोन ले लेना। ठीक है, नैनी बाथरूम की तरफ बढ़ती बोली। मैं अभी नहाकर बाजार जाती हूँ। पास से निकलती नैनी का हाथ त्यागी ने पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। छोड़ो, रात तुमने बुरा हाल। त्यागी ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। नैनी उसे पीछे धकेलती बोली, बाज नहीं आओगे। कहते हुए वो बाथरूम की तरफ भाग गई। त्यागी ने सिगरेट सुलगाई और कॉटेज से बाहर आ गया। मौसम में कुछ ठंडक थी। बाहर धूप में टहलने लगा। यहाँ से पहाड़ी नज़ारे भी बेहद शानदार नजर आ रहे थे। वो इस बात से अनजान था कि दीपा की आंखें उस पर टिकी हुई हैं। दीपा 8 बजे ही उठ गई थी। सब कामों से फारिग होकर आदत के मुताबिक कपड़े बैग से निकालकर पहने और नाश्ते के रूप में ब्रेड जैम का इस्तेमाल किया। यहाँ उसके लिए करने को कुछ नहीं था, तो ब्रेड खाते खाते वो खिड़की पर आई और ऊपर की कॉटेज को देखा। तभी त्यागी बाहर निकला था। दीपा की निगाह उस पर टिक गई। त्यागी ठीक सेहत का पतला लंबा इंसान था। सिर के बाल न छोटे न बड़े, देखने में ठीक था। दीपा ने उसकी सूरत पहली बार देखी थी। खास बढ़िया नहीं, दीपा बड़बड़ाई, लेकिन काम चल जाएगा। त्यागी सिगरेट पीता रहा। दीपा उसे देखती रही। दीपा की निगाह कॉटेज की तरफ भी उठ रही थी कि शायद वो युवती नजर आ जाए। फिर त्यागी भीतर चला गया। कोई और काम तो था नहीं। दीपा ने खिड़की के पास ही कुर्सी रखी और बैठ गई। नजरें कॉटेज पर ही रही। दीपा ये जानना चाहती थी कि ये लोग उसके काम के हैं या नहीं। उसके काम के वो ही लोग थे जिनके पास दौलत होती थी और वो किसी बहाने से उनसे दौलत ऐंठ कर खिसक जाती थी। कई जगह उसने नौकरी की थी, परंतु हर जगह ही उसने देखा कि 10-12 हजार तनख्वाह देकर वहाँ का मालिक उसे हासिल कर लेना चाहता है। वो हासिल हुई थी, परंतु मिलने वाले नोट कम लगे तो उसने सोचा क्यों न ये काम आज़ाद रहकर किया जाए। पिछले 3 सालों से दीपा अपने शिकारों को फंसाती और जो मिलता लेकर चल पड़ती। इस कोशिश में उसे कभी कपड़े उतारने पड़ते तो कभी बिना उतारे ही काम चल जाता। जो भी हो, दीपा की ज़रूरतें इस काम से पूरी हो रही थी। कुछ देर और बीती कि उसे नैनी दिखी। जीन की पैंट और स्कीवी के ऊपर जैकेट पहनी थी उसने। दीपा के होठ सिकुड़ गए। खूबसूरत है, दीपा बड़बड़ाई। उसने नैनी को सड़क पर से नीचे की तरफ आते देखा। बाजार जा रही है शायद। दीपा खिड़की से हट गई और छिपकर इस तरह बाहर देखने लगी कि पास की सड़क से जब नैनी गुजरे तो उसे न देख सके। फिर नैनी सामने की सड़क पर से गुजरी। दीपा की तेज नजरों ने उसका निरीक्षण किया। कलाई में सोने का कड़ा, हाथ की उंगलियों में 2 सोने की अंगूठियां, गले में सोने की चेन। नैनी सामने से निकल गई। खाते पीते लोग हैं, उसका काम चल सकता है। 25-30 हजार हाथ लग जाएगा। दीपा बड़बड़ाई। दीपा की निगाह ऊपर कॉटेज पर गई। त्यागी उसे न दिखा। फिर खिड़की से सिर निकालकर उस तरफ देखा जिधर नैनी गई थी। नैनी दूर होती उसे दिखाई दी। दीपा खिड़की से हटी। दीवार पर लगे आदमकद शीशे के पास पहुंचकर खुद को देखा। उसने घुटनों तक जाती ब्राउन कलर के स्कर्ट और सफ़ेद टॉप पहन रखा था। गर्दन तक आकर झूलते बाल
उसकी खूबसूरती को पंख लगा रहे थे। घबरा मत दीपा, वो शीशे को देखती अपने से बोली, तू हमेशा ही ठीक लगती है। नैनी के जाने के बाद त्यागी नहाया, अलमारी से कपड़े निकालकर पहने। अब उसका इरादा कुछ देर बाहर धूप में कुर्सी रखकर बैठने का था। चाय की जरूरत उसे महसूस हो रही थी, परंतु ये समस्या नैनी के आने पर ही हल हो सकती थी। तभी बेल बजी। त्यागी ठिठका, नैनी क्या बीच रास्ते से ही लौट आई? अगले ही पल सतर्क हो उठा, कोई और भी हो सकता था। उसके जिस्म में तनाव उभरा। जगमोहन, मामू या सुंदरी? त्यागी ने फौरन ड्रॉर में से रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे के पास की खिड़की से बाहर देखा। त्यागी की आंखें सिकुड़ी। बाहर दीपा खड़ी थी। 2 पल के लिए तो त्यागी उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। कौन है यह? त्यागी ने रिवॉल्वर जेब में डाली और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दीपा से नजरें मिली। दीपा दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। त्यागी भी मुस्कुराया। हेलो, दीपा ने खनकते स्वर में कहा। मैं वहाँ उस कॉटेज में रहती हूँ। मेरा नाम दीपा है। स्वागत है, त्यागी ने शांत स्वर में कहा। मैं भीतर आ सकती हूँ? क्यों नहीं? त्यागी दरवाजे से हटा। दीपा मस्तानी चाल से चलती भीतर आई। त्यागी की एक टक निगाह उस पर जमी हुई थी। पास से जब वो गुजरी तो परफ्यूम की स्मेल उसकी सांसों में प्रवेश करती चली गई। त्यागी का दिमाग हिला। ये सच में खूबसूरत है, जबरदस्त खूबसूरत। त्यागी की निगाह उसके शरीर पर गई। कपड़ों के पीछे छिपे हर तरफ के उभारों को उसने आंखों ही आंखों में तोला। दीपा बखूबी जानती थी कि वो क्या कर रहा है और वो भी आराम से सब कुछ तुलवा रही थी। आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। दीपा भीतर आकर ठिठकी और पलटकर बोली। उसे अपनी ओर देखते पाकर त्यागी मुस्कुराया। शुक्रिया। 2 दिन पहले ही मैं उस कॉटेज में आई हूँ, लेकिन बोर हो गई। यहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं, बात भी करूँ तो किससे? बैठिए। मेहरबानी। दीपा सोफा चेयर पर जा बैठी। रात आप लोगों को आते देखा तो सोचा शुक्र है कि यहाँ कोई रहता है। आपने हमें रात को देखा? त्यागी के होठों से निकला। हाँ, पहले आप आए थे। आपने कार की डिग्गी में से कुछ सामान भी निकालकर भीतर रखा। सामान कुछ भारी था, है ना? मैं अपनी कॉटेज से देख रही थी, यूं ही नजर पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपकी सहायता कर दूं। आपकी नजरें बहुत तेज हैं, जो रात के अंधेरे में भी सब देख लिया। कॉटेज की लाइटें जल रही थी, सब नजर आ रहा था। त्यागी शांत भाव से मुस्कुराया। उसके बाद आपकी पत्नी आई। पत्नी? त्यागी के होठों से निकला। वो आपकी पत्नी नहीं है क्या? मेरी दोस्त है। वही। उसे आते देखा, फिर आप दोनों को जाते देखा कारों पर, और आधी रात को दोनों को पैदल आते देखा। त्यागी के होठ सिकुड़े। सब कुछ देखा था इसने, परंतु हीरों के बारे में कुछ नहीं पता था इसे। मतलब कि रात रात भर हम पर नजर रखती रही। गलत, दीपा ने अदा के साथ कहा। रात नींद नहीं आ रही थी और मेरी विस्की की बोतल भी खत्म हो गई थी। आपका चेहरा देखकर तो नहीं लगता कि आप रात भर की जागी हैं। उसके बाद मैं सो गई थी, नींद पूरी कर ली। दीपा उठी और मोहक अंदाज में मुस्कुराती त्यागी के पास पहुंची। परफ्यूम की स्मेल त्यागी को अपनी सांसों में उतरती महसूस हुई। आपने अपने बारे में नहीं बताया। नाम? वीरेंद्र त्यागी। ओह मिस्टर त्यागी, आपने अभी तक मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा। दीपा अपनेपन से कह उठी। हम रात को ही आए हैं। त्यागी उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर डालता कह उठा। मेरी दोस्त सामान लेने गई है। ओह, तो आपने अभी तक चाय भी नहीं पी? ये कैसे हो सकता है? दीपा ने उसकी बाहें थाम ली। चलिए मैं आपको चाय पिलाती हूँ। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं भी तो आपके पास पड़ोसी के नाते ही आई थी। देखिए ना, मेरा ड्राफ्ट आना था लेकिन आया नहीं। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, तो मैं आपके पास आई कि 10,000 आपसे ले लूँगी। ड्राफ्ट आएगा तो आपको 10,000 वापस दे दूँगी। है ना मिस्टर त्यागी, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आपका क्या ख्याल है? आप ठीक कहती हैं दीपा जी। जी छोड़िए, मुझे दीपा ही कहिए। जैसे आपकी वो दोस्त, वैसे ही मैं दोस्त। वो आपके साथ रहती है और मैं आपके पड़ोस में, खास फर्क नहीं है। चलिए 10,000 साथ ले लीजिए और चलिए मेरे साथ, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। दीपा ने त्यागी की बाह इस तरह पकड़ रखी थी कि उसके वक्षों से रगड़ खाती रहे। ये दीपा का अंदाज था, मर्दों को बेवकूफ़ बनाने का। परंतु त्यागी कॉटेज को
किसी भी हाल में अकेला न छोड़ना चाहता था। त्यागी ने अपनी बाँह छुड़ाते हुए कहा, आप यहीं रुकिए, मैं 10,000 आपको दे देता हूँ। ओह थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। क्यों नहीं, त्यागी ने मुस्कुराकर कहा और भीतर के कमरे की तरफ बढ़ गया। दीपा कुछ पल खड़ी रही, फिर इधर उधर टहलने लगी, फिर भीतर की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर जा खड़ी हुई। ये बेडरूम था और सामने ही 122 करोड़ के हीरो से भरी दोनों बोरियां मौजूद थी। पीछे कदमों की आहट पाकर दीपा पलटी। ये लीजिए 10,000। धन्यवाद। दीपा ने नोट पकड़े और अगले पल त्यागी के गाल पर चुम्मी ली। त्यागी सकपकाया, आप बहुत अच्छे हैं, चलिए चाय पीते। दीपा जी, फिर जी, मुझे सिर्फ दीपा कहिए। दीपा, त्यागी मुस्कुराया, मैं अभी चाय के लिए तुम्हारे घर नहीं चल सकता। क्यों, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? जो, आप तो बहुत अच्छी हैं। सच, मैं आपको बहुत अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। तभी आप चाय के लिए इनकार? वो बात नहीं है, मुझे कुछ काम है अभी। ओह, मैं तो समझी थी कि आप अपनी दोस्त से डर रहे हैं, इसलिए मेरे घर चाय पीने के लिए नहीं आ रहे। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। आप इतने अच्छे हैं तो आपकी दोस्त क्यों ना अच्छी होगी। तो कब आएंगे मेरे घर पर चाय पीने? कल, पक्का? प्रॉमिस। दीपा ने एक बार फिर झपट्टा मारने वाले अंदाज में त्यागी के गाल की चुम्मी ली और बाय बाय कहती बाहर को निकल गई। हाथ में 10,000 की गड्डी थाम रखी थी। खास अंदाज में चल रही थी वो। जानती थी कि त्यागी उसे सिर से पांव तक निहार रहा है। 10,000 इतनी आसानी से हाथ लग जाएंगे, ये तो उसने सोचा तक न था। और दीपा का ख्याल गलत भी नहीं था। सच में त्यागी उसे ही सिर से पांव तक देख रहा था। खास तौर से मटकते कूलों पर निगाह थी त्यागी की। पहाड़ी रास्ता उतरकर और 10 मिनट चलने पर, यानी कि आधे घंटे बाद, नैनी छोटे से पहाड़ी बाजार में पहुंची। 100 के करीब दुकानें थी बाजार में। लंबी सड़क थी जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई थी। आसपास के छोटे छोटे 10-12 गांव को यही बाजार लगता था और दिन भर यहाँ रौनक रहती थी। इस वक्त भी बाजार में रौनक थी। 11 बज रहे थे दिन के। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, चीज खरीद रहे थे। सड़क के शुरुआत में ही बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, पोतड़ा बाजार आपका स्वागत करता है। नैनी दुकानों पर नजर दौड़ाते आगे बढ़ी जा रही थी। कई सालों से वो इस बाजार में आ रही थी। कई दुकानदार उसे अच्छी तरह जानते थे और वो जानती थी कि कौन सा सामान किस दुकानदार से लेना है। मेम साहब, मेम साहब। नैनी ठिठक कर पलटी। वो 19 बरस का पहाड़ी युवक था। अरे मौला तू? नैनी के होठों से निकला। हाँ मेम साहब, आप किधर चली गई थी? क्यों, मैंने आपको कई बार बाजार में देखा, लेकिन आप आई ही नहीं। मौला ने सिर पर रखी टोपी ठीक करते हुए कहा। कुछ काम था? नैनी बराबर मुस्कुराकर कह रही थी। बहुत जरूरी काम है। क्या? 100 का नोट चाहिए था। 100 का नोट? नैनी हौले से हंसी। बहुत जरूरी चाहिए। तुम कब से मुझे ढूंढ रहे हो? 15-20 दिन तो हो गए मेम साहब। और 15-20 दिन से तुम्हें 100 का नोट बहुत जरूरी चाहिए? हाँ मेम साहब, बहुत जरूरी चाहिए। उसने पुनः टोपी ठीक की। तनख्वाह मिलने में अभी 10 दिन बाकी हैं। 1400 रुपया मैं इकट्ठा कर चुका हूँ। बस एक 100 का नोट और चाहिए। 1500 पूरा हो जाएगा। क्या करोगे 1500 का? मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा, उससे घर में बात किया करूंगा। तो फ़ोन खरीदना है तुम्हें? हाँ मेम साहब, 2 महीना पहले जीजा आया था घर से, उसने भी मोबाइल खरीदा। बहुत तड़ी मारता फ़ोन की, तो मैंने सोचा कि मैं भी फ़ोन लूँगा। होटल से जो भी तनख्वाह मिली वो सब मैंने जोड़ी, खर्च नहीं की। अभी भी जेब में 1400 रुपये हैं। अगर मैं तुम्हें फ़ोन ही दे दूँ तो? आप देंगी मेम साहब? मौला सकपकाया। हाँ, मैंने नया फ़ोन लेना है। तुम चाहो तो मेरा पुराना फ़ोन तुम ले सकते हो मौला। वो तो बहुत महंगा होगा, मेरे पास 1400 रुपया ही है। मौला ने मासूम स्वर में कहा। मैं तुम्हें बेच नहीं रही, पैसा तुम अपने पास रखो और मेरे साथ चलो। सामान खरीदना है मैंने। मेरा सामान मेरे घर पर पहुंचाओ, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन दूंगी, शानदार फ़ोन। नैनी ने मुस्कुराकर कहा। सच मेम साहब? मौला के मुंह में पानी आ गया। तुमसे झूठ बोल ही नहीं सकती। 5 सालों से तुम्हें जानती हूँ। जब तुम 14 बरस के थे और यहाँ दालों की दुकान पर नौकरी करने लगे थे। अब तो तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो गई है। मौला ही करके हंस पड़ा।
आओ मेरे साथ सामान खरीदे। मौला खुशी खुशी सिर हिलाता नैनी के साथ चल पड़ा। घर के लिए नैनी ने तरह तरह का सामान खरीदा। 2 घंटे तक ये ही खरीदारी होती रही। मेम साहब, इतना सामान तो आपने पहले कभी नहीं खरीदा। महीने बाद घर से आई हूँ, सब सामान खत्म है और घर में मेहमान भी हैं। समझा समझा। तुम ये सामान कैसे पहुँचाओगे? उठाकर ले जाऊँगा, थक जाओगे। नहीं मेम साहब, हम पहाड़ी लोग हैं, ऐसा सामान उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की हमें आदत है, मैं ले जाऊँगा। ठीक है, तुम सामान ले जाओ, मेरे घर पर छोड़ो, वहाँ मेरा मेहमान होगा, उससे ज़्यादा बात मत करना। बोलना मेम साहब ने सामान भेजा है, फिर जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मिलूंगी। तब मुझे फ़ोन देंगी मेम साहब? हाँ, नैनी मुस्कुराई। अब मैं नया फ़ोन ही खरीदने जा रही हूँ। अच्छा मेम साहब, मौला उत्साह भरे स्वर में बोला, मैं ये सारा सामान आपके घर पहुँचा देता हूँ। मौला को छोड़कर नैनी उस तरफ बढ़ गई जहाँ नए मोबाइल फ़ोन मिलते थे। दीपा उसी कमरे की खिड़की के पास कुर्सी रखे बैठी थी। गोद में त्यागी की दी 10,000 की गड्डी रखी थी और रह रहकर कभी नोटों को फुरेरी मार लेती थी। उसकी नजरें नैनी वाली कॉटेज पर ही टिकी थी। मन ही मन ये बात उसे बहुत अजीब लग रही थी कि त्यागी ने बिना किसी न नुकर के 10,000 की गड्डी निकालकर उसके हाथ पर रख दी थी। वो इतना बेवकूफ़ नहीं लगा था कि खामखा किसी को 10,000 थमा दे। 2 ही बातें थी। पहली तो ये कि वो उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था, परंतु दीपा को ऐसा लगा नहीं था। त्यागी ने उसके साथ ऐसी कोई हरकत भी नहीं की थी कि वो ऐसा समझती। दूसरी बात ये हो सकती थी कि कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं दाल में काला है। लेकिन दीपा समझ न पा रही थी कि दाल में काला है तो कैसे। त्यागी से उसे इतना तो पता चल गया था कि उसके साथ रहने वाली युवती उसकी पत्नी नहीं, दोस्त थी, यानी कि बिना शादी के ही दोनों मजे ले रहे थे। दीपा ने सोचा कि अगर त्यागी उसे इस तरह 10,000 दे सकता है तो उसके साथ रहने वाली युवती तो उससे मोटा माल ही वसूल रही होगी। जब त्यागी को खाली कर देगी तो खिसक जाएगी। यूं तो दीपा का इरादा 2-3 दिन में यहाँ से चले जाने का था, परंतु अब उसका इरादा यहीं पर टिके रहने का बन गया था। उसके ख्याल से त्यागी दौलतमंद इंसान था और उसे फंसाकर उससे नोट ऐंठने के लिए ज़रूरी था कि उससे दोस्ती की जाए, और ये दोस्ती तब हो सकती थी जब वो युवती उससे दोस्ती तोड़ दे। ऐसे में दीपा सोच रही थी कि उन दोनों की दोस्ती कैसे बिगाड़े। एकाएक दीपा मुस्कुरा पड़ी। ये सब करना तो मामूली काम था उसके लिए, जरा सी आग ही तो लगानी थी, बाकी काम खुद ही हो जाना था। दीपा कुर्सी से उठी। बाजार जाने का इरादा था उसका कि कुछ खाने पीने का सामान ला सके। उसने खुद को शीशे में देखा, फिर नोटों की गड्डी में से कुछ नोट निकाले और बाकी गड्डी तकिए के नीचे रख कर बाहर निकली और कॉटेज लॉक करके सड़क पर आगे बढ़ गई। दोपहर का 1 बज रहा था। सूर्य की धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। तब सड़क का रास्ता खत्म होने को ही था कि सामान उठाए धीरे धीरे मौला आता दिखा। किसका सामान ले जा रहे हो? पास पहुंचते हुए दीपा ने पूछा। सबसे ऊपर वाली कॉटेज वाली मेम साहब का। मेम साहब किधर है? वो पीछे आ रही है। दीपा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। जब वो सड़क खत्म होने को थी तब दीपा को नैनी आती दिखाई दी। नैनी भी उसे देखने लगी थी। पहले कभी उसने दीपा को न देखा था यहाँ। दोनों पास पहुंची। हाय, दीपा पास पहुंचते ही कह उठी, मेरा नाम दीपा है और मैं आपके पहले वाली कॉटेज में रहती हूँ। नैनी ठिठकी। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। दीपा भी ठिठकी। वो मुस्कुरा रही थी। तुम जानती हो मैं यहाँ रहती हूँ? नैनी ने पूछा। हाँ, इसी सड़क पर सबसे ऊपर वाली कॉटेज पर। और तुम कहाँ रहती हो? तुमसे पहले जो कॉटेज पड़ती है। क्या नाम है तुम्हारा? नैनी। अच्छा हुआ जो आप लोग मिल गए, वरना यहाँ रहकर तो बोरियत हो रही थी। तुमने मुझे कब देखा? कल रात जब तुम आई। नैनी अजीब सी नज़रों से दीपा को देखने लगी। हैरान क्यों हो रही हो? दीपा हौले से हंसी। पड़ोसी के बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में जानेगा? मैं तो तुम्हारे घर पर भी हो आई हूँ, वहाँ त्यागी साहब मिले थे। त्यागी साहब? नैनी के होठों से निकला। हाँ, बहुत भले आदमी हैं। देखो ना, मेरे पापा का ड्राफ्ट नहीं आया, पैसे मेरे पास खत्म हो गए। मैंने त्यागी साहब को अपनी समस्या बताई तो उन्होंने फौरन 10,000 निकालकर मेरे को दे दिए।
नैनी के माथे पर बल पड़े। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, बाहर वाला थोड़े ना काम आएगा। त्यागी साहब ग्रेट हैं। नैनी ने सिर से पांव तक दीपा को देखा। त्यागी साहब भी मुझे ऐसे ही देख रहे थे। दीपा मुस्कुराई। कैसे? जैसे तुम देख रही हो, सिर से पांव तक। नैनी कलप उठी, परंतु खामोश रही। मैं बाजार जा रही थी, पापा को फोन करना है कि ड्राफ्ट भेजने में इतनी देर क्यों कर दी। मेरे मोबाइल फोन का कार्ड खत्म हो गया है, कार्ड डलवा कर फोन करूंगी, कुछ सामान भी खरीदना है। त्यागी साहब के पास मोबाइल फोन है, नैनी तीखी स्वर में कह उठी। वहीं से फोन भी कर लेती। ओह, ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। खैर, अब तो बाजार के पास ही पहुंच गई हूँ। तुम यहाँ कब से रह रही हो? कई सालों से। जब मैं आई तो तुम यहाँ नहीं थी, कुछ दिन के लिए ससुराल गई थी। नैनी की निगाह दीपा पर थी। ससुराल? तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं? त्यागी साहब ही मेरे पति हैं। लेकिन वो तो मुझे कह रहे थे कि आप लोग दोस्त हैं, पति पत्नी नहीं। दीपा ने भोलेपन से कहा। नैनी के दांत भिंच गए। सॉरी। दीपा ने गहरी सांस ली। मेरा इरादा तुम्हें झूठा बनाने का नहीं था, मैं तो यूं ही। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, नैनी बोली और आगे बढ़ गई। दीपा के चेहरे पर मुस्कान उभरी, जहरीली मुस्कान। अब ये त्यागी से झगड़ा करेगी। दीपा बड़बड़ाई। यही तो मैं चाहती हूँ कि दोनों में बिगड़े और मुर्गे की गर्दन मैं थाम लूं। नैनी के चेहरे पर गुस्सा भरा पड़ा था। जब दीपा वाली कॉटेज आई तो उसने खास निगाहों से उस कॉटेज को देखा। तभी सामने से मौला आता दिखाई दिया। नैनी ने अपने चेहरे के भावों को संभाला। मौला पास आ पहुंचा। मेम साहब, आपका सारा सामान कॉटेज पर छोड़ दिया। मौला मुस्कुराकर बोला। नैनी दीपा के बारे में ही सोच रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मौला को सामने पाकर जबरदस्ती वाले अंदाज में मुस्कुराई और जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। मौला ने खुशी में डूबे फोन थाम लिया। चलता है ये? मौला बोला। दौड़ता है, नैनी ने कहा। थैंक यू मेम साहब, आप कहें तो पास रखा 1400 रुपया आपको दे। तुम पैसे भी रखो और फोन भी रखो। थैंक यू मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। कोई और काम हो तो बताना। वो होटल तो आपने देखा ही है जहाँ मैं काम करता हूँ। हाँ, नैनी मुस्कुराई। कोई काम हुआ तो तुम्हें बताऊंगी। मौला खुशी खुशी आगे बढ़ गया। मौला फोन को भी छेड़कर देख रहा था। वो चालू हालत में था। उसने नंबर मिलाया। फौरन ही दूसरी तरफ बेल हुई। हेलो, उधर से आवाज आई। जिज्जे, मौला बोल रहा हूँ। किधर है तू? पोतड़ा बाजार से। मैंने भी फोन ले लिया है, मोबाइल फोन तेरे से बढ़िया है। तूने कैसे ले लिया? मेम साहब ने दिया है, फिर बात करूंगा, बंद करता हूँ, पैसे खर्च हो जाएंगे। कहकर मौला ने फोन बंद कर दिया। फोन मिल जाने की खुशी में उसके पांव जैसे जमीन पर न पड़ रहे थे। नैनी कॉटेज में पहुंची। 2 बज रहे थे। मौला जो सामान छोड़ गया था उसे त्यागी किचन में लगा रहा था। बहुत देर लगा दी, बोला त्यागी। फोन खरीदना था, उसमें वक्त लग गया। नैनी ने वीरेंद्र त्यागी को घूरते हुए कहा। मैं चाय बनाता हूँ, मैंने तो सुबह से नहीं पी। तुम पी आई हो? नहीं। नैनी का स्वर चुभन से भरा था। त्यागी ने उसकी स्वर को पहचाना नहीं और किचन में जाकर चाय बनाने लगा। नैनी किचन के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। त्यागी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, चेंज कर लो, अभी चाय बन जाएगी। मेरे से मन भर गया है क्या तुम्हारा? नैनी ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? मेरे पीछे दीपा नाम की लड़की यहाँ आई थी? तुम्हें कैसे पता? मिली थी वो मुझे रास्ते में, उसने बताया। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि चाय बनाने में लग गया। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नैनी का स्वर शांत था। पूछा है कि मुझसे तुम्हारा मन भर गया। कैसी बातें करती हो नैनी? त्यागी झल्लाकर बोला। अगर मन भर गया है तो स्पष्ट कह दो, मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाती हूँ। नैनी बोली। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? त्यागी उखड़े स्वर में बोला। तुमने उसे 10,000 रुपये दिए? त्यागी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तो क्या हो गया? वो मुसीबत में थी और नीचे वाली कॉटेज में रहती है। उसके पैसे आने थे, आए नहीं। कहने लगी कि पैसे आते ही वो लौटा देगी। तुम खामखा बात को खींचकर लंबा कर रही हो। मैं वो ही बात कर रही हूँ जो मेरे पीछे हुई है, नैनी ने कहा और किचन के दरवाजे से पलटकर वापस चली गई। त्यागी कुछ पल दरवाजे को देखता रहा।
फिर गहरी सांस लेकर बड़बड़ाया, दिमाग खराब हो गया है इसका। मुंबई में सतीश, जिसे सुंदरी हीरा बेचने को दे आई थी कि उससे मिलने वाले पैसों से माँ का ऑपरेशन करा दे। दिन के 12 बज रहे थे। सतीश उस छोटे से कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसकी पत्नी रेवती कमरे से बाहर बर्तन धो रही थी। बच्चा कमरे के फर्श पर ही खेल रहा था। घर पर ही बैठे रहोगे क्या? बर्तन धोती रेवती ने कहा। तेरे को क्या, तेरे पास तो खर्चे पानी के पैसे हैं, खत्म हो जाए तो बता देना, सतीश ने मुंह बनाकर कहा। 2-4 दिन का ही खर्चा है, कुछ कर बाहर जाके। मन नहीं है आज काम का। तो सुंदरी की माँ का ऑपरेशन कब कराएगा? सुंदरी तेरी को कहकर गई है। ओह, फौरन उठा सतीश, मैं तो भूल ही गया, वो हीरा कहाँ है? दाल के डिब्बे में डाल दिया था, वहां से निकाल ले। सतीश ने दाल के डिब्बे से हीरा निकाला। नींबू के साइज का चमकता हुआ हीरा था वो। ध्यान से देखने पर हीरे के भीतर से नीली लाल किरणें उठती महसूस हो रही थी। उसमें कोई दाग नहीं था। सतीश ने हीरा जेब में रख लिया, घर से बाहर निकला। हीरा बेचने जा रहा है? रेवती ने पूछा। हाँ, धीरे बोला कर, लोगों को मत सुना। सुन, कितने का बिकेगा ये? मुझे क्या पता, सूरजमल से पूछता हूँ। जल्दी बेच और सुंदरी की माँ का ऑपरेशन करा। तूने खाना दे दिया माँ जी को? दे दिया, मुझे पता है मैंने क्या करना है, तू अपना काम कर। बर्तन साफ करती रेवती कह उठी। सतीश गली में आगे बढ़ गया। 2-3 गलियों से निकलकर वो बाहरी सड़क पर पहुंचा। वहां काजोल ज्वेलर्स पर पहुंचा, जो कि चारपाई के साइज की दुकान थी, और भीतर कुर्सी पर फंसा बैठा बूढ़ा सा व्यक्ति ऊँघ रहा था। वो ही सूरजमल था। चाचा, आवाज सुनते ही सूरजमल फौरन सीधा बैठा। क्या है? ये हीरा देख। सतीश जेब से निकालकर हीरा उसकी तरफ बढ़ाता बोला। कितने का होगा ये? सूरजमल ने हीरा थामा और उसे जांचने परखने लगा। 2 मिनट बाद ही बोला। कहाँ से लिया है ये? कहीं से भी लिया हो, तुझे क्या? बोल, क्या मिलेगा इसका? 500 रुपये। सिर्फ 500? मेरे पास तो इतने ही है, लेकिन ये महंगा हीरा है। सतीश ने फौरन उसके हाथ से हीरा ले लिया। कितना महंगा? लाखों का है, और तू 500 दे रहा है? मेरे पास तो देने को 500 ही है। वो मुस्कुराया। ज़्यादा चाहिए तो किसी बड़ी दुकान पर ले जा इसे। बड़ी दुकान? हाँ, हीरामल प्रदीप जैन के पास चला जा, वो हीरों का काम ज़्यादा करते हैं, वो तुझे ठीक कीमत देंगे। सतीश ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। हीरामल प्रदीप जैन भरे पूरे बाजार में बहुत बड़ा शोरूम था। 80% वे हीरों का ही काम करते थे। सोने का काम उनके यहाँ कम ही होता था। जिन्हें हीरे की ज्वेलरी खरीदनी होती, वो इसी दुकान पर आने की चेष्टा करता। सतीश भी वहां पहुंचा। बाहर एक गनमैन खड़ा था। वो ही आने जाने वालों के लिए शीशे का दरवाजा खोलता था। उसने सतीश को देखा। वो कमीज पैंट और लेदर की चप्पलें पहने था। कहाँ जाना है? दरबान ने पूछा। भीतर। क्या काम है? काम है, काम बोल, तेरे जैसों के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। दरबान ने अकड़े स्वर में कहा। काम भीतर का है, तेरे को मैं क्या बोलूँ? जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, तेरे को मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। हीरा बेचना है। बेचना है? हाँ। कहाँ है हीरा? दरबान बोला। दिखाना पड़ेगा। सतीश ने आसपास देखा, फिर हीरा निकालकर मुट्ठी में दबाकर उसे दिखाया। दरबान ने दरवाजा खोल दिया। जा। सतीश भीतर प्रवेश कर गया। शोरूम रोशनियों से जगमगा रहा था। फर्श पर नर्म सा कालीन बिछा था। तरह तरह के काउंटर गहनों से सजे यहाँ वहाँ रखे थे, और परियों सी खूबसूरत चमकती सेल्स गर्ल हर तरफ फैली हुई थी। कई ग्राहक अपनी पसंद की चीजें देख रहे थे। सतीश के भीतर प्रवेश करते ही नीली साड़ी में लिपटी एक युवती उसके पास पहुंची। वेलकम सर, वो मुस्कुराकर बोली। क्या खरीदेंगे, ताकि आपको उसी काउंटर पर पहुंचा दूं। इतनी शानदार जगह आकर सतीश कुछ सकपका सा गया था। मैंने खरीदना नहीं है, सतीश बोला। बेचना है। क्या बेचना है सर? हीरा। आप इधर आइए सर। युवती सतीश को उस जगह पर ले गई जहाँ कुछ सोफे पड़े थे। बैठिए और दिखाइए, आप क्या बेचना चाहते हैं? सतीश ने जेब से हीरा निकाला और उसे थमा दिया। युवती ने हीरा देखा, फिर बोली। आप बैठिए सर, मैं अभी आती हूँ। मेरा हीरा? आपका हीरा मेरे पास है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराकर कह उठी। मैं सर को ये हीरा दिखाकर आती हूँ,
अगर वो ठीक समझेंगे तो आपको भीतर बुलाएंगे, नहीं तो मैं आपको हीरा वापस दे दूंगी। कोई हेरा फेरी तो नहीं होगी? सतीश बोला। कैसी हेरा फेरी? वो मुस्कुराई। आप इस वक्त हीरामल प्रदीप जैन की दुकान पर बैठे हैं, यहाँ गलत काम नहीं किए जाते। सतीश ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। युवती हीरा थामे एक कोने में बने कैबिन की तरफ बढ़ गई। 50 बरस के उस व्यक्ति ने हीरा देखा, अच्छी तरह उलट पलट कर देखा, फिर टेबल की ड्रॉर में से लेंस निकाला और उसके माध्यम से हीरा देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता दिखी। सिर उठाकर उसने युवती को देखा। कितने हीरे हैं ऐसे? मुझे तो उसने एक दिखाया है, उससे पूछ कर आओ। युवती बाहर निकल आई। उस आदमी ने हीरा टेबल पर रखा और शांत भाव से उसे देखने लगा। तभी युवती ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, वो कहता है एक ही हीरा है। उसने सिर हिलाया और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। युवती शांत सी खड़ी रही। नंबर लगा और बात हो गई। हेलो, मैं हीरामल प्रदीप जैन से प्रदीप जैन बोल रहा हूँ, गुलशेर से बात कराइए, उसने कहा। जी, उधर से कहा गया। प्रदीप जैन कानों से रिसीवर लगाए बैठा रहा। फौरन ही उसके कानों में गुलशेर की आवाज पड़ी। हेलो, एक हीरा बिकने आया है। गुड, उसी में से एक हीरा है। विश्वास है तुम्हें? उसी में से एक है, मुझे ऐसा ही लगा। कितने आदमी बेचने आए हैं? एक, मैंने उसे देखा नहीं, वो बाहर बैठा है। उसे रोक के रखो, मैं 20 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। प्रदीप जैन ने रिसीवर रखा और युवती से बोला, उसे मेरे पास ले आओ। युवती बाहर निकली और सतीश के साथ उल्टे पांव लौट आई। बैठिए, प्रदीप जैन शांत स्वर में बोला। फिर युवती से कहा, चाय कॉफी लाइए इनके लिए। युवती बाहर निकल गई। हीरा मुझे पसंद आया। प्रदीप जैन मुस्कुराकर सतीश से बोला, आपको ये कहाँ से मिला? किसी ने दिया है, सतीश बोला। एक हीरे को बेचने का क्या फायदा? 20-30 हीरे होते तो लेन देन में मजा आता। मेरे पास एक ही है, इसका कितना मिलेगा मुझे? मैंने हीरा जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया है, 15 मिनट में वो आ जाएगा। उसके बाद हीरे की कीमत लग जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सतीश ने सिर हिला दिया। आप कहाँ रहते हैं? सतीश ने बताया। कुछ ही देर में कॉफी आ गई। कॉफी पीजिए, प्रदीप जैन मुस्कुराकर कह उठा। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सतीश ने कॉफी का प्याला अपनी तरफ खिसकाया और घूंट भरने लगा। उसका दिल लगाए रखने के लिए प्रदीप जैन बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी करता रहा। आधे घंटे बाद वहां गुलशेर पहुंचा। गुलशेर 40 बरस का पतला, सेहतमंद, चुस्त सा दिखने वाला व्यक्ति था। उसने पैंट के भीतर कमीज फंसा रखी थी, आंखों पर काला चश्मा था। उसके भीतर प्रवेश करते ही प्रदीप जैन कह उठा, आइए एक्सपर्ट साहब। स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। ये हीरा देखिए, काम का है तो इसे पेमेंट कीजिए। गुलशेर ने एक निगाह सतीश पर डाली। सतीश सामान्य ढंग से कुर्सी पर बैठा हुआ था। गुलशेर ने टेबल से हीरा उठाया, देखा। अगले पल उसकी आंखों में कहर के भाव उभरे। प्रदीप जैन उसे ही देख रहा था। ये उसी माल का पीस है, गुलशेर कह उठा। ये लाया है हीरा? गुलशेर ने कठोर लहजे में सतीश से पूछा। बाकी हीरे कहाँ हैं? बाकी हीरे? सतीश उलझन भरे स्वर में कह उठा। बाकी हीरे? गुलशेर ने दांत पीसे। मेरे पास तो एक ही हीरा है जो यहाँ बेचने। तेरे को कहाँ से मिला ये हीरा? कहीं से भी मिला। उसी पल गुलशेर का हाथ घूमा और सतीश के गाल पर जा पड़ा। सतीश सिर से पांव तक हिल गया, कुर्सी से गिरते गिरते बचा। वो गुस्से में खड़ा हो गया। मेरा हीरा मुझे वापस दीजिए, मैं यहाँ से जाऊंगा, क्रोध भरे स्वर में कह उठा सतीश। तभी गुलशेर का घूंसा उसके पेट में पड़ा। पेट पकड़कर सतीश पीड़ा से दोहरा होता चला गया। प्रदीप जैन शांत सा अपनी कुर्सी पर बैठा था। ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? पीड़ा भरे स्वर में सतीश कह उठा। बाकी हीरे कहाँ हैं? गुलशेर गुर्राया। मेरे पास यही हीरा है। कहाँ से मिला तेरे को हीरा? किसी ने दिया था। क्यों? बेचने के लिए। क्यों? उसकी माँ का ऑपरेशन कराना है। उसने कहा कि इसे बेचकर माँ का ऑपरेशन करा दूं। कौन है वो? नाम बोल उसका। नहीं बताऊंगा। उसके बारे में नहीं बताएगा? नहीं। गुलशेर ने उसके सिर के बाल पकड़कर जोरों से खींचे। बता। नहीं। कोई होगा तो बताएगा। गुलशेर गुर्रा पड़ा। साले, सारे हीरे तेरे पास हैं। मेरे को जानता है? नहीं।
गुलशेर ने उसके सिर के बाल छोड़ते हुए कहा, किशनलाल राणा का नाम सुना है? किशनलाल राणा? वो जिसके हीरे जवाहरातों के शोरूम है, वो ही किशनलाल राणा। कभी वो माना हुआ गैंगस्टर हुआ करता था, अब शरीफों वाला काम करता है। सतीश समझने वाले भाव में गुलशेर को देखने लगा। मैं किशनलाल राणा का राइट हैंड हूँ, समझा क्या? हाँ, सतीश गहरी सांसें लेता कह उठा। लेकिन एक हीरा बेचने के बीच में किशनलाल राणा कहाँ से आ गया? ये राणा का ही हीरा है। तो कुछ लोगों ने उनके हीरो पर डकैती डाल ली थी। 2 दिन पहले की तो बात है। ये हीरा उन्हीं हीरो में से एक है। ओह, सतीश अब मामला समझा। बाकी हीरे कहाँ है? बता दे, वरना। मैं सच में कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। चल, गुलशेर ने उसकी गर्दन पकड़ी। तेरे से राणा साहब बात करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब उसकी किस्मत में बचना कहाँ लिखा था? किशनलाल राणा शहर का जाना माना नाम था। 20 साल पहले छोटे से गैंगस्टर के रूप में उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। पहले वो शरीफ इंसान था, किसान का बेटा था, परंतु गांव के जमींदार से झगड़ा हो गया। वो उनकी जमीन को सस्ते भाव खरीद लेना चाहता था। जब जमींदार को जमीन न मिली तो एक रात जमींदार ने उसके पिता को मार दिया। गुस्से में आकर किशनलाल राणा ने अगले दिन जमींदार की जान ले ली। जेल हो गई किशनलाल राणा को। जब जेल से बाहर निकला तो 30 साल का था। दुनियादारी की बहुत समझ आ गई थी उसे जेल में रहकर। बाहर आते ही उसने छोटा सा गैंग बनाया और हर तरह के गैर कानूनी काम करने लगा। 10 साल इन्हीं कामों में बिता दिए। कई बार जेल गया। फिर उसे इलाके के नेता की सरपरस्ती मिल गई। नेता के लिए काम करने लगा। राजनीति को समझा। नेता की मेहरबानी से ही उसे एक हीरे की खान का ठेका मिल गया। उसके बाद किशनलाल राणा ने पीछे मुड़कर न देखा, तरक्की करता चला गया। कुछ सालों में ही किशनलाल राणा हीरों का बड़ा व्यापारी बन गया। कच्चा माल भी बेचता और हीरों के उसके अपने शोरूम भी थे। ठाट बाट की जिंदगी हो गई थी उसकी। हीरों के बाजार में उसका जाना माना नाम जम चुका था। देश के बड़े लोगों में उसकी गिनती होने लगी थी। अन्य तरह के बिजनेस भी खोल लिए थे। जो भी हो, किशनलाल राणा आज भी खतरनाक इंसान था। दुश्मन को जिंदा छोड़ना उसने कभी सीखा नहीं था। दौलत आने के बाद उसके अपराधों का अंदाज बदल गया था, परंतु आदतें तो वही थी। कानून के ओहदेदार उसके दोस्त थे, उन पर दिल खोलकर पैसा खर्च करता था। किशनलाल राणा अभी अभी अपने बंगले पर लौटा था। आज वो 5 स्टार होटल का सौदा करके आया था। उसका इरादा धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री में भी प्रवेश करने का भी था, परंतु 2 दिनों से राणा परेशान चल रहा था। कुछ लोगों ने उसके 122 करोड़ के हीरे लूट लिए थे। ये एक बड़ी चोट थी उसके लिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो हीरे बेहद उम्दा किस्म के थे। राणा समझ नहीं पा रहा था कि किसकी हिम्मत हो गई जिसने उसके गिरेबान में हाथ डाला। राणा ने नहा धोकर कपड़े चेंज किए और अपने शानदार बेडरूम में पहुंचा। बंद खिड़की को खोला और बाहर का नज़ारा देखने लगा। इस खिड़की से मुंबई दूर तक नजर आती थी। तभी आहट हुई तो वो पलटा। उसके खास आदमी रोशन ने भीतर प्रवेश किया था। सिगरेट? राणा बोला। रोशन ने फौरन एक तरफ रखा पैकेट लाइटर उठाया और राणा के पास पहुंचकर पैकेट उसकी तरफ किया। राणा ने एक सिगरेट निकालकर होठों से लगाई तो रोशन ने सिगरेट सुलगा दी। अब कहीं जाना है राणा साहब? रोशन बोला। नहीं, आराम करने का मन है। कोई खबर? राणा ने रोशन को देखा। नहीं। रोशन ने इनकार में गर्दन हिलाई। 122 करोड़ के हीरे लेकर वे आराम से नहीं बैठ सकते। बहुत जल्दी उनकी कोई खबर बाहर आएगी। आप पुलिस को खबर कर दें तो? नहीं, वो हीरे हिसाब किताब वाले नहीं थे। एक्साइज वाले पीछे पड़ जाएंगे कि वो हीरे मेरे पास कहाँ से आए। उनमें से आधे हीरे तो पाकिस्तान और इराक से लाए गए थे। ये बात खुलना ठीक नहीं है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे जिन्होंने हीरे लूटे हैं। रोशन सिर हिलाकर रह गया। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा कोई आदमी उन लोगों से मिला है जिन्होंने हीरो पर हाथ डाला है। यूं ही खबर बाहर नहीं गई कि हीरे आ रहे हैं। पूरे प्रोग्राम की खबर बाहर गई है। किशनलाल राणा का स्वर शांत था। रोशन के होठ भिंच गए। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ख्याल के बारे में? राणा ने रोशन को देखा। आपका ख्याल ठीक है, रोशन गंभीर स्वर में बोला। खबर बाहर तो गई ही है। किसने बात बाहर निकाली होगी?
किशनलाल राणा ने कश लिया। इस बारे में किसी का नाम लेना जल्दबाजी होगी। राणा मुस्कुराया, कड़वी और जहरीली मुस्कान। मालूम करो वो कमीना कौन है जिसने खबर बाहर निकाली कि हीरे ले जाए जा रहे हैं। पहले इससे भी ज्यादा मात्रा में हीरे आते रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन सब ठीक रहा। इस बार जिसकी वजह से गड़बड़ हुई उसे ढूंढो। अपना ही कोई आदमी भेदिया बना है, बदले में 10-20 करोड़ ले लिया होगा। किशनलाल राणा का स्वर सख्त था। जी, रोशन ने हौले से सिर हिलाया। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ जिसने डकैती डाली है। क्या? वो कितनी हिम्मत वाला इंसान है, रोशन बोला। ये डकैती तुक्का नहीं है कि डाल ली गई या हो गई। ये डकैती एक एक पहलू पर सोचकर की गई है। डकैती डालने वाले ने भी इस काम पर काफी वक्त लगाया है और डकैती डालने वाला ये भी जानता होगा कि माल मेरा है। अवश्य। कब पता लगाओगे उनके बारे में कि वो लोग कौन थे? मैं और मेरे आदमी इसी काम पर लगे हुए हैं, जल्दी ही उनके बारे में। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। रोशन ने फौरन आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो रोशन, दूसरी तरफ से गुलशेर की आवाज आई। हाँ, राणा साहब किधर हैं? यहीं हैं। क्यों? एक आदमी मेरे हाथ लगा है, उससे वो ही हीरा मिला है। प्रदीप जैन के डायमंड शोरूम में बेचने आया था। सिर्फ एक या ज्यादा हीरे? रोशन के दांत खिंचते चले गए। राणा की नजरें भी रोशन पर जा टिकी। सिर्फ एक? तुम कहाँ पर हो? मैं उस आदमी को लेकर बेसमेंट में पहुंचा हूँ। राणा साहब को खबर करो। उसने बताया कुछ कि नहीं? रोशन ने रिसीवर रखा और किशनलाल राणा से कहा, गुलशेर एक आदमी के साथ तहखाने में है। वो आदमी उन्हीं हीरों में से एक हीरा बेचने की चेष्टा कर रहा था। राणा की आंखें चमक उठी। खूब, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतने हीरों के साथ वो छिप नहीं सकते। जल्दी ही उनकी खबर मिलेगी। किशनलाल राणा के स्वर में कड़वे भाव आ गए। मेरा माल हजम करना इतना आसान नहीं, लेकिन ये खबर मेरी आशा से कहीं ज्यादा जल्दी मिल गई। क्या वो लोग अनाड़ी हैं जो डकैती के 2 दिन बाद ही बाजार में हीरे बेचने आ पहुंचे? सतीश हद से ज्यादा परेशान था। वो अपने को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। गुलशेर उसे एक बहुत बड़े बंगले में ले आया था। साथ में 3 आदमी और थे। वो बंगले के भीतर नहीं आए, बाहर से ही चले गए थे। उसकी बाह पकड़े गुलशेर बंगले के भीतर आया। उसे बेसमेंट में बने कमरे में ले आया था। ये कमरा भी उसे अजीब सा लगा था। कोई खिड़की, रोशनदान नहीं था। प्रवेश करने के लिए सिर्फ दरवाजा था। सतीश का दिमाग घूमा हुआ था। 122 करोड़ के हीरो की बात सुनकर कि ये हीरा उन्हीं हीरो में से एक है। उसे तो सुंदरी ने ये हीरा दिया था, तो क्या उसने डकैती डाली है? उसके और भी साथी होंगे। इतना बड़ा काम वो अकेले तो कर ही नहीं सकती, परंतु वो तो फंस गया। किशनलाल राणा के हीरे थे। तभी कदमों की आवाज उसके कानों में पड़ी। किशनलाल राणा ने रोशन के साथ भीतर प्रवेश किया। सर, गुलशेर ने मुट्ठी में थाम रखा हीरा उसकी तरफ बढ़ाया। ये हीरा? राणा ने अपनी हथेली पर रखकर हीरा देखा, फिर कह उठा, ये उन्हीं हीरो में से है। साथ ही चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। कुर्सी पर बैठे सतीश को देखा। सब्र नहीं हुआ तुमसे? राणा दूसरी कुर्सी पर बैठता कह उठा। 1-2 साल ठहर कर बेचना था। सतीश सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। चल मुंह खोल, राणा ने कड़वे स्वर में कहा। सतीश के चेहरे पर घबराहट थी। और कितने साथी हैं? कितने लोग हो तुम? मैं? मेरा कोई साथी नहीं, सतीश सूखे स्वर में बोला। तो अकेले ही तूने डकैती डाली? इतना बहादुर तो तू लगता नहीं। किशनलाल राणा मुस्कुराया। मेरा कोई साथी नहीं है। मैं तो हीरा बेचने गया था। मुझे खामखा पकड़ लिया। राणा ने गुलशेर को देखा। क्या बोलता है ये कहता है किसी ने इसे हीरा दिया है कि हीरा बेचकर उसकी माँ का ऑपरेशन करा दे। किसने दिया है उसका नाम नहीं बता रहा। बताएगा। राणा की कठोर निगाह सतीश पर जा टिकी। मुझे जानता है? सतीश ने सहमति में सिर हिलाया। कैसे जानता है? अखबार में तस्वीर देखी है कई बार। असल में मैं क्या हूँ ये जानता है। अखबार में छपी तस्वीरों को भूल जा। हाँ, सतीश ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरे से पंगा न हिले तो बढ़िया है। तूने डकैती नहीं डाली तो मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। बता, किसने हीरा दिया तुझे बेचने को? सुंदरी ने। ये कौन है?
मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी मुंह बोली बहन बनी हुई है। पता बोल। सतीश ने पता बताया। तूने सुंदरी से पूछा कि वो हीरा कहाँ से लाई है? नहीं पूछा, उसकी माँ का ऑपरेशन होना है। सतीश ने सिर हिलाया। सुंदरी घर पर ही है? नहीं, वो कई दिनों बाद घर पे आई थी और हीरा मुझे देकर चली गई, जल्दी में लग रही थी। अब वो घर पर नहीं है? नहीं। सतीश ने इनकार में सिर हिलाया। सुंदरी करती क्या है? ऐसे ही काम चला लेती है, इधर उधर हाथ मारती है और नोट बना लेती है। सतीश ने घबराए स्वर में कहा। किशन लाल राणा ने सिगरेट सुलगाई और गुलशेर को देखा। ये सुंदरी डकैती में शामिल रही है, राणा बोला। गुलशेर ने सिर हिलाया। नाम क्या है तेरा? राणा ने पूछा। सतीश। किसी को मालूम था कि तू हीरा बेचने निकला है? मेरी पत्नी को पता है। सतीश घबराया हुआ था। गुलशेर, राणा कष्ट लेकर बोला। वहाँ पर एक एम्बुलेंस भेज। बोलना सतीश ने भिजवाई है। 2 आदमी हो भीतर। वहाँ से सुंदरी की माँ को लेकर अपने उसी डॉक्टर के पास ले जा। उस औरत का वो ऑपरेशन कर देगा या किसी से करवा देगा। देख लेगा कि उसे क्या बीमारी है। उसके बाद उस औरत को कहाँ ले जाना है पता है? गुलशेर किशन लाल राणा को देखता रहा। मेरी स्टेट में उस औरत को छोड़ देना, राणा ने शांत स्वर में कहा। 2 आदमी इस काम पर लगा दे। जी, गुलशेर ने कहा और बाहर निकल गया। किशन लाल राणा ने सतीश को देखा। सतीश का चेहरा फक हुआ पड़ा था। सुंदरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे 122 करोड़ के हीरों की डकैती की है, राणा मुस्कुराकर बोला। मैं कुछ नहीं जानता। जो हीरा तुम बेचते पकड़े गए हो उन्हीं हीरों में से एक है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। किशन लाल राणा हाथ में पकड़े हीरे को हौले हौले उछाल रहा था। अब तुम्हारा हमारा साथ तो देर का है। देर का? हाँ, तुम जो कह रहे हो मुझे क्या पता कि सच कह रहे हो या झूठ। जब तक सुंदरी नहीं मिलती तब तक तुम हमारे पास रहोगे। सतीश बेचैन सा दिखने लगा। मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे। अगर जानना चाहते हो तो हमें बता दो कि सुंदरी इस वक्त कहाँ मिलेगी। मैं नहीं जानता, मैंने सब कुछ बता दिया है। जानता होता तो ये बात भी बता देता। सतीश जल्दी से कह उठा। मुझे पकड़ रखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। सुंदरी को मैं तलाश करूंगा, इस बात की फिक्र मत करो। सुंदरी को अब मेरे आदमी ढूंढ लेंगे। रोशन? जी। गुलशेर को फोन करो कि सुंदरी के घर से सुंदरी की कोई तस्वीर भी लेता है। जी, रोशन ने कहा और जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसमें व्यस्त हो गया। किशन लाल राणा ने कश लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलकर सतीश को देखा। सुंदरी का इन दिनों किन लोगों में उठना बैठना था? राणा ने पूछा। मुझे क्या पता? कुछ नहीं पता? नहीं, मेरा उससे ज्यादा वास्ता नहीं है, मैं उसके पड़ोस में रहता हूँ, बस। सतीश अपनी घबराहट पर काबू पाता जा रहा था। सुंदरी का हुलिया पता? वो 25-26 बरस की लंबी खूबसूरत युवती है। हालांकि सतीश के पास सुंदरी का मोबाइल फोन नंबर भी था, परंतु उसने इस बारे में किशन लाल राणा को बताना ठीक न समझा। मन में यही था कि मौका मिलते ही सुंदरी को फोन करके राणा के बारे में बता देगा। राणा ने रोशन को देखा। रोशन गुलशेर से फोन पर बात करने के पश्चात फोन जेब में रख रहा था। इसने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि इसे छोड़ा जा सके। रोशन ने सिर हिलाया। मैंने सब कुछ तो बता दिया। सतीश का स्वर कुछ तेज हो गया। तुमने हमें ये नहीं बताया कि बाकी हीरे कहाँ हैं। तुमने ये नहीं बताया कि सुंदरी इस वक्त कहाँ है। तुमने ये भी नहीं बताया कि सुंदरी का इन दिनों किन किन लोगों में बैठना उठना है। काम की तो तुमने कोई भी बात नहीं बताई। जो मुझे मालूम था मैंने सब बता दिया। अब हमें कैसे मालूम हो कि तुमने वो ही बताया है जो तुम जानते हो, हमसे छिपाया कुछ नहीं। मेरी बात का विश्वास करो, सतीश ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। राणा मुस्कुराया और खड़े होते हुए रोशन से बोला, इसे भी स्टेट में पहुंचा दो। कहते हुए राणा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे क्यों इस तरह बंधक बना रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। जो राणा बाहर निकल चुका था। रोशन उसके पास आ पहुंचा। सतीश कुर्सी से उठा। अब अपनी एक आदत बना ले, रोशन कहर भरे स्वर में बोला। क्या? कम बोला कर हम लोगों के सामने। लेकिन मुझे क्यों पकड़ कर रख रहे? उसी पर रोशन का हाथ घूमा और सतीश के गाल से जा टकराया।
सतीश का सिर झनझना उठा। कम बोल। सतीश गहरी गहरी सांसें लेने लगा। किस्मत वाला है जो अभी तक तू बचा हुआ है, रोशन ने कहर भरे स्वर में कहा। एक बात पूछूं? सतीश ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। पूछ। ये स्टेट क्या है जो मौत का पिंजरा है वो तुम जैसे लोगों के लिए, रोशन ने खतरनाक स्वर में कहा। वहाँ सिर्फ किशन लाल राणा की हुकूमत चलती है। राणा स्टेट से वो ही इंसान बाहर आ पाता है जिसे राणा साहब जाने देते हैं, लेकिन मुझे किसी ऐसे इंसान की आज तक याद नहीं जिसे राणा साहब ने छोड़ दिया हो। क्या मतलब? वे वहाँ क्या होता है? रोशन का हाथ फिर घूमा और सतीश के गाल पर जा पड़ा। सतीश करहा कर लड़खड़ाया। तुम बात बात पर मारते क्यों हो? तुमने एक सवाल के लिए मुंह खोला था, दूसरा सवाल कहाँ से आ गया? सतीश रोशन को देखता रहा। राणा स्टेट में पहुंचकर तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, तब तक मुंह बंद रख तो ठीक है तेरे लिए। मुझे कहीं और रख लो, वहां मत ले। उसी पल रोशन का घूंसा सतीश के पेट में लगा। सतीश पीड़ा से चीखता दोहरा हो गया। साले कुत्ते हो तुम, सतीश गुस्से से पेट थामे कह उठा। रोशन का घूंसा अब की बार उसकी कनपट्टी पर पड़ा। सतीश की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे और नीचे गिरते ही बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया। रात हो गई थी। देवराज चौहान को होश नहीं आया था। एक नर्स हर वक्त उसके पास बैठी थी। डॉक्टर हर 2 घंटे बाद देवराज चौहान का चेकअप कर रहा था। जगमोहन की परेशानी बीतते वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। कमरे में मॉनिटर लगा रखा था, जिससे कि देवराज चौहान के दिल की धड़कन बराबर स्क्रीन पर नजर आ रही थी। डॉक्टर जब देवराज चौहान का चेकअप करके बाहर निकला तो जगमोहन उसके साथ बाहर आ गया। अब क्या हाल है? जगमोहन ने बेसब्र स्वर में पूछा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।